Hello everybody. I thought I should explain this case again to you because in the last video I felt the analysis portion of this case needed more explanation. इस केस में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी है, कुछ पीसेस ऐसे भी हैं, कुछ लेयर्स ऐसी भी हैं जिनको अगर हम जान जाएंगे तो ये केस और इंटरेस्टिंग बन जाता है। और एक्चुअली ये केस इंटरेस्टिंग है एंड यू वुड ऑल्सो अग्री बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो कि इस केस में जो डिफेंडेंट है इनग्राम, जिसने ये केस जीता, वो बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से इस केस को जीत लिया। जस्ट ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, जस्ट बाय बीइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ। उसे ना कोई सिचुएशन को मैनिपुलेट करना पड़ा, ना कुछ मनोवर करना पड़ा, कुछ लूप होल्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी स्टैट्यूट की लैंग्वेज में, क्योंकि हर एक तरीके से जो भी आप तरीका लीगल बेसिस निकाल सकते हो, जो भी कोई लीगल बेसिस निकाला जा सकता है उसको एज अ पार्टनर लाइबल करने के लिए इनग्राम को, वो उन सब लीगल बेसिस से फ्री हो रहा था। वो उन सब लीगल बेसिस में कहीं से भी अंडर उनके नहीं आ रहा था। और यही देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा अगर इस केस को हम डिटेल में समझें। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि यहाँ पर दो पार्टनर्स होते हैं, एक एसजी इनग्राम और एक एएच क्रिसमस। ये लोग आपस में एक पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं जिसका नाम है मेरीज, और इसका पार्टनरशिप बिजनेस है हाउस होल्ड फर्निशिंग्स का। ये पार्टनरशिप फर्म चलती है जनवरी 1946 से लेके अप्रैल 1947 तक, दैट इज फॉर अबाउट अ ईयर। उसके बाद ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि इन्हें म्यूचुअल अग्रीमेंट से पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी है। इनग्राम को भी पार्टनरशिप से वो रिटायर कर जाता है। अब इसके लिए वो क्या क्या करता है, पहले तो वो एक चीज करता है कि फर्म्स के बैंकर्स को इन्फॉर्म कर देता है कि मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ। और ये जो वो करता है, बहुत ही रीजनेबली केयरफुल पर्सन जो भी कोई करता है उसने वैसे ही करा है ये चीज। एंड सेकेंड, वो एएच क्रिसमस को कह देता है कि मेरे जाने के बाद सबको नोटिफाई कर देना। कौन सा? जो भी उस टाइम पे उस फर्म के साथ डील कर रहे थे, जो भी स्टेक होल्डर्स थे, जो भी उनके क्लाइंट्स थे, सबको नोटिफाई कर देना कि मैं यहाँ से छोड़ के जा चुका हूँ, कि अब मैं पार्टनर नहीं हूं विद द फर्म। एंड थर्ड, एक चीज तो उसने नहीं करी इनग्राम ने, वो ये है कि वहां के लंदन सिटी जहां पे ये फर्म थी, वहां के पब्लिक न्यूज़पेपर में, वहां के गजेट में उसने ये इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं करी, जो कि रिक्वायरमेंट है इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट 1890 के हिसाब से। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी ये है, जिसको भी हम लेटर ऑन विल कम टू दैट। तो ये एक चीज उससे मिस हो गई। अब ये कुछ भी रीजन हो सकता है, उसको जरूरी नहीं लगा, भूल गया, या एट दैट टाइम उसको नेसेसरी नहीं लगा कि ये भी करना चाहिए, करना जरूरी है, जो भी रीजन रहा हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अब वो चला गया इनग्राम, एएच क्रिसमस नॉर्मल बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है। अब एक चीज ये हुई, जो ये नोट पेपर था कंपनी का, जो लेटर हेड होता है जिसमें कि सारा डॉक्यूमेंट होता है, जो भी बिलिंग करोगे तो एक लेटर हेड होता है ना, जिसमें कंपनी का नाम होता है, फर्म का नाम होता है, और सारे उनके मेंबर्स के नाम होते हैं, पार्टनर्स के नाम होते हैं। तो उसके जाने के बाद तो इसने न्यू नोट पेपर प्रिंट कर लिया। लेकिन अब आप देखना यहाँ पे दिक्कत कहाँ से होगी। दिक्कत यहाँ पे जो सारा का सारा जो केस है वो इस पे ही था कि कैसे एएच क्रिसमस ने आगे जाके जो एक इनका ट्रांजैक्शन होगा इस टावर कैबिनेट कंपनी के साथ, यहाँ पे वो जो अपना वो देता है परचेज ऑर्डर, वो कैसे ओल्ड नोट पेपर पे देता है, और वहां से सारा मेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जब वो छोड़ के चला गया इनग्राम, तो उसके बाद, उसके एक साल बाद, उसके 9 मंथ्स बाद, बल्कि जनवरी 1948 में इस कंपनी को, एएच क्रिसमस की फर्म, एक परचेज ऑर्डर देती है टावर कैबिनेट कंपनी को कि भाई हमें कुछ पीसेस ऑफ फर्नीचर बना के दो। और इसके लिए वो जो परचेज ऑर्डर जिस पे लिख के भेजता है वो होता है ओल्ड लेटर हेड पे, ओल्ड लेटर हेड वाला पेपर पे लिख के भेजता है, जिसमें कि दोनों के नाम थे, इनग्राम का भी नाम था और क्रिसमस का भी नाम था। ठीक है, अब इस वाली बात पे अभी हम आगे आते हैं कि ये उससे गलती से हुआ एएच क्रिसमस से, या उसने डेलिबरेटली करा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस पे ना कोर्ट गया नहीं, बेसिकली इंटेंशन पे नहीं गया एएच क्रिसमस की, कि उसे डेलिबरेटली ये करना चाहा था या उससे बिल्कुल मिस्टेक हो गई। क्योंकि एक्चुअली ये हो रहा था, इनग्राम के जाने के बाद जो न्यू पेपर प्रिंट हुआ था उसके साथ साथ ओल्ड वाला स्टेशनरी भी स्टॉक में यूज हो रहा था। अब वो लैक ऑफ सुपरविजन की वजह से हो रहा हो, गलती से हो रहा हो, जान के हो रहा हो, इस पे कोर्ट गया नहीं, इंटेंशन पे नहीं गया कि एएच क्रिसमस ने ऐसा क्यों किया होगा। लेकिन अल्टीमेटली अभी हम देखेंगे कि वो इनग्राम ने क्या बोला, जिस वजह से ये पता चलता है कि जो भी करा है ये एएच क्रिसमस ने, जो ये जो करा भी, ये एक्चुअली अनऑथोराइज तो था ही था, ऑथोराइज तो कहीं से भी नहीं था। अच्छा, अब ये जो इनका ट्रांजैक्शन हुआ, ये हुआ था क्रेडिट पे। अभी जब अपना टावर कैबिनेट अपना पैसा मांगने आई तो एएच क्रिसमस डिफॉल्ट कर गया, तो ऑफ कोर्स नेचुरली उन्होंने फर्म को सू करना ही है।
फर्म को स्यू करने के साथ साथ इन्होंने इनग्राम को भी स्यू कर दिया कि आप सिंस यू वर अ पार्टनर विद द फर्म, क्योंकि आपका नाम उस लेटर हेड पे लिखा हुआ है, इनके पास तो बस वही एक ट्रम्प कार्ड है। अभी हम देखेंगे लेयर बाय लेयर कि कितना इंटरेस्टिंग केस है ये। तो आप भी पार्टनर हो और आप भी मेरा लाइबल हो पे ऑफ करने के लिए, मेरा पैसा चुकाने के लिए। अब यहाँ पे इशू कोर्ट के सामने ये था कि क्या इनग्राम पार्टनर हेल्ड होगा, जो टावर कैबिनेट उसे करना चाह रही है अंडर सेक्शन 14 इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट का, बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है? जहां पे पार्टनर खुद को खुद रिप्रेजेंट कर रहा है बाय हिज कंडक्ट और बाय हिज ओन रिटन और स्पोकन वर्ड्स एज अ पार्टनर, या वो नोइंगली अलाउ कर रहा है अदर लोगों को एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट करवाने के लिए खुद को। पर इसमें उसकी कंसेंट है, वो जानता है, उसे नॉलेज है कि उसको रिप्रेजेंट कराया जा रहा है और जिसको वो एक तरीके से करने दे भी रहा है। ये है होल्डिंग आउट। एंड दूसरा ये कि क्या इनग्राम लाइबल है टावर कैबिनेट के लिए अंडर सेक्शन 36 ऑफ इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट, जो ये कहता है कि एक रिटायरिंग पार्टनर डिसोल्यूशन के बाद लाइबल नहीं रहेगा थर्ड पार्टी के लिए। वैसे तो नहीं रहेगा अगर उसने नोटिस दे दिया है, पब्लिक नोटिस दे दिया है, गजट में इंफॉर्मेशन पब्लिश कर दी है, लेकिन प्रोवाइडेड कि जहां पे जो पर्सन डील कर रहा है, जो थर्ड पार्टी है, अगर उसने कभी उस पार्टनर को एज अ पार्टनर जाना ही नहीं था उसके उसके रिटायर करने से पहले भी, तो ये पार्टनर उस थर्ड पार्टी को भी लाइबल नहीं होगा, भले ही उसने गजट में नोटिस नहीं दिया है। तो ये सेक्शन 36 कहता है। और आपको ये पता ही है, और अभी हम इस पे लेटर ऑन आएंगे कि इसके इंडियन इक्विवेलेंट्स क्या हैं। सेक्शन 14 सेक्शन 28 है इंडिया में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, और सेक्शन 36 इंडिया में सेक्शन 32 है इंडिया पार्टनरशिप एक्ट में। ठीक है, अब कंटेंशंस पे आ जाते हैं। कंटेंशंस क्या रहे पार्टीज के? टावर कैबिनेट का कंटेंशन तो ये रहा कि पहली बात, होल्डिंग आउट से ये खुद को पार्टनर दिखा रहा है क्योंकि इसका नाम नोट पेपर पे है। दूसरी बात, ये केयरलेस था ये देखने के लिए कि जब ये एग्जिट कर चुका है पार्टनरशिप से, तो ओल्ड नोट पेपर भी मेरा यूज हो रहा है, मेरा मेरा नाम हर जगह से एक्चुअली हट चुका हो, कंपनी के हर डॉक्यूमेंट से, ऐसे वाले लेटर हेड से मेरा नाम हट चुका हो, ये देखने में ये केयरलेस हो गया, नेग्लिजेंट हो गया। तो इसका ये कंडक्ट, इससे ये अपने आप को होल्ड आउट करते हुए पार्टनर दिखा रहा है। अपने इस कंडक्ट से, नेग्लिजेंट कंडक्ट से, ये खुद को डायरेक्टली दिखाने दे रहा था कि देखो मैं पार्टनर हूं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अब आपने सेक्शन 36 इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट जो कहता है कि आप पब्लिक गजट में आपने नोटिस निकाला हो अगर आप रिटायर कर गए हो, आपने वो नहीं करा। अब आपने वो नहीं करा तो टू द वर्ल्ड, टू द आउटसाइड वर्ल्ड जिनके लिए वो नोटिस निकाला जाता है, उनके लिए तो आप अभी भी अपेरेंट मेंबर ही तो रहोगे। वो तो आपको अभी भी मानेंगे कि आप कंटिन्यू ही कर रहे हो। उन्हें कैसे पता चलेगा कि यू आर नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद द फर्म एज अ पार्टनर? तो आपका वो फेलियर कर जाना, उस काम का फेलियर कर जाना, उस ड्यूटी का फेलियर कर जाना अंडर सेक्शन 36, तो आप दुनिया की नजर में आप अपेरेंट हो और आप इस वजह से पार्टनर हो। ठीक है, तो ये तो कंटेंशन हो गए। तीसरा एक और कंटेंशन है जो टावर कैबिनेट प्लेंटिफ यहाँ पे जिस पे रिलाई कर रहा था, वो है केस फरार वर्सेस डेल्फिन। अच्छा, ये केस 1843, बहुत पुराना केस है ये कभी का। और ये जो इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट आया है ये 1890 में आया है, तो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स पहले का केस था ये। और इस केस में डिसाइड हुआ था, जजेस ने एक्चुअली दो बातें कह दी थी कि कोई भी पार्टनर दो टाइप का हो सकता है, नोटोरियस या प्रोफाउंडली सीक्रेट। नोटोरियस क्या होता है? अच्छा, नोटोरियस का जो मतलब है इंग्लिश में फर्क है, डिफरेंट है लॉ के मतलब से। लॉ में का मतलब है कि जो वाइडली नोन है, जो पब्लिकली नोन है। नोटोरियस पार्टनर वो होगा जिसको दुनिया जानती है कि हाँ ये इस फर्म का पार्टनर है। एंड प्रोफाउंडली सीक्रेट वो हो गया जो कभी जिसका नाम ही नहीं आया। तो जो डोमेंट पार्टनर्स होते हैं, जो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, जो प्रॉफिट्स में रेकिन तो करते हैं और लेकिन उनका नाम कभी बाहर नहीं जाता, तो या तो ये दो ही, यही दो तरीके होते हैं। ये डिस्टिंक्शन का मतलब ये था कि अगर रिटायरिंग पार्टनर जो अपना पब्लिश नहीं कर रहा है और वो थर्ड पार्टी से प्रोटेक्टेड है, तो बस वो वही वाला प्रोटेक्टेड है जो डोरमेंट होगा। अगर एक डोरमेंट या स्लीपिंग पार्टनर है और वो अपना रिटायर कर गया है और उसने पब्लिक नोटिस भी नहीं दिया है, तो और किसी थर्ड पार्टी को जो फर्म के साथ डील कर रही है और जिसने उसको एज ए पार्टनर ही नहीं जाना, तो ये बस वहीं पे वैलिड है कि ठीक है, थर्ड पार्टी क्यों किसी को नहीं जान पाएगी? तभी तो नहीं जान पाएगी क्योंकि अगर वो डोरमेंट रहेगा, अगर वो सीक्रेट पार्टनर रहेगा, तो ये वहीं पे वैलिड है। इंग्राम के क्या कंटेंशन थे? इंग्राम ने ये बोला पहला कि होल्डिंग आउट से पार्टनर तुम मेरे को दिखा रहे हो ना कि मैं होल्डिंग आउट से पार्टनर दिखा रहा था, नहीं,
मेरा उसके लिए जरूरी है एक्चुअल कंसेंट होना और एक्चुअल नॉलेज होना, दोनों बातें। तो ना मेरी कॉन्सेंट थी कि मैं ऐसे होल्ड आउट करके मुझे दिखाया जाए, क्योंकि मैं तो कर ही नहीं रहा था, पर मुझे दिखाया जाए तो इस बात की भी कोई वो नहीं थी, कॉन्सेंट नहीं थी मेरी। ना ही मैंने ऑथराइजेशन दे रखी थी, ना ही मैंने इस बात पे हामी भरी हुई थी। और आप जो ये कह रहे हैं ना कि मैं केयरलेस था, केयरलेस वाला कंडक्ट मत देखो, ये मत बोलो कि केयरलेस था तो वो केयरलेस वाला कंडक्ट से आई वॉज ट्राइंग टू शो माई सेल्फ एज अ पार्टनर। नहीं, कॉन्टेंट कॉन्सेंट जरूरी है, ऑथराइजेशन जरूरी है, वो नहीं था ना तो मैं नहीं हूँ। सेकेंड, कि आप जो कह रहे हो कि मेरा नाम था ओल्ड नोट पेपर पे, उस चीज के लिए ना मैंने कॉन्सेंट दे रखी थी, उस चीज के लिए ना मैंने ऑथराइजेशन दिया हुआ था एज क्रिसमस को कि चलो वन ऑफ इंसिडेंट है अलाउ कर देता हूँ, या परमिशन दे दी होगी मैंने, नहीं। तो वहां से भी मेरी लाइबिलिटी फिक्स नहीं होती है। एंड थर्ड, जो इंग्राम ने बोला कि आप जो ये कह रहे हो ना कि आप हमें जानते थे पहले से और आपने इस पार्टनरशिप की फेथ पे आपने ये ट्रांजैक्शन करा है, तो पहली बात तो मेरे निकलने के 9 मंथ्स बाद ये ट्रांजैक्शन हुई है, आप तो मुझसे कभी मिले ही नहीं, टावर कैबिनेट तो कभी इंग्राम से मिला ही नहीं। और आपको ये नॉलेज होनी भी चाहिए थी कि मैं पार्टनर था बिफोर डिसोल्यूशन, सेक्शन 36 की लैंग्वेज पर ही आ जाते हैं। अगर जो जो भी थर्ड पार्टी है जो डील कर रही है विद द फर्म, उसे पता होना चाहिए बिफोर डिसोल्यूशन की वो पार्टनर पार्टनर है, तब आप उसको लाइबल होल्ड कर पाओगे। कि अगर वो नोटिस देके नहीं गया तो आप कह सकते हो कि हाँ फिर, क्योंकि क्या ही तरीका है किसी और को, थर्ड पार्टी को जानने के लिए कि यू आर नो लॉन्गर सर्विंग विद द फर्म, राइट। तो ये वाली चीज भी गलत हो जाती है। तो अब आ जाते हैं कि कोर्ट ने यहाँ पे क्या हेल्ड करा। कोर्ट ने यहाँ पे इंग्राम की बात को ही फेवर करा और ये बोला, पहली बात तो ये कि जो टावर कैबिनेट कोशिश कर रही थी नोटोरियस पार्टनर एंड प्रोफाउंडली सीक्रेट पार्टनर के डिस्टिंक्शन पे आगे बढ़ने की, इस केस को आगे ले जाने की, फरार वर्सेस डेल्फिन केस के हिसाब से, पहली बात तो ये यहाँ पे वैलिड नहीं है। क्योंकि ये वाला जो केस था ये तब के टाइम के लिए सही था जब ये हमारे पास ये एक्ट नहीं थी। टावर कैबिनेट यही तो कह रहा था कि ये जो हमारी इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट है ना 1890 की, ये एक कोडिफाइंग एक्ट है। कोडिफाइंग एक्ट क्या होता है? जो पुराने जजमेंट्स जो अभी तक हो चुके हैं, पहले जो कोर्ट ने निकाल दिया है, जो ऑर्डर पास कर दिया है, जजमेंट पास कर दिया है, उसी को वो यहाँ पे बस एक कोडिफाई कर रहे हैं इन अ स्टैट्यूट फॉर्म। एक बस एक रेपोजिटरी बना रहे हैं कि भाई अब लेजिस्लेचर ये कह रहा है, उनकी सिस्टमेटिकली वो ये कह रहा है। तो अब चूंकि उस वाले केस में ये हो चुका था, ये दो डिस्टिंक्शन निकाल दी थी, और अब यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 36 आ चुका है इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट में, तो वो वाला केस यहाँ फिट करा है स्टैच्यूट ने। स्टैच्यूट का इंटेंशन ये है कि फरार वर्सेस डेल्फिन के केस को 36 में फिट करते हैं, और सेक्शन 36 के जो 3 सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3, ये दोनों को वहां फिट कर लेते हैं। तो सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 नोटोरियस पार्टनर की बात कर रहा है, एंड सबसेक्शन 3 जो है वो डोरमेंट पार्टनर की बात कर रहा है। तो आपका जो सबसेक्शन 3 जो सेक्शन का जो बोलता है 36 सेक्शन का, वेयर अ पर्सन डील्स विद अ फर्म आफ्टर अ चेंज इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, he is entitled to treat all apparent members of the old firm as still being members of the firm until he has notice of the change। ठीक है, ये वाली बात उस पे अप्लाई होगी जो नोटोरियस पार्टनर है, मतलब दुनिया जानती है उसको कि मतलब हर किसी को पता है, दे नो हिम एज अ पार्टनर, कुछ इसमें डाउट ही नहीं है। ऐसा पर्सन अगर विदाउट नोटिस निकल जाता है और कोई भी बाद में कोई क्लाइंट आता है और वो ये बिलीफ पे, इस बिलीफ पे वो आगे ट्रांजैक्शन कर लेता है फर्म के साथ, तो बिल्कुल वहाँ पे वो पार्टनर लाइबल होगा, थर्ड पार्टी की गलती नहीं है। एंड सेकेंड, जो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट देना है, और वो जो एडवर्टीजमेंट देना होता है वो बेसिकली पब्लिक एट लार्ज को बताने के लिए होता है कि आई हैव लेफ्ट द फर्म। एंड थर्ड वाली जो बात है आपकी, कि आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, a partner who not having been known to the person dealing with the firm to be a partner retires from the firm is not liable for partnership debts। मतलब यहाँ पे ये है कि ये वाला जो बात है ना, टावर कैबिनेट कह रहा है ये वाली बात अप्लाई होती है डोरमेंट वालों के लिए, क्योंकि डोरमेंट वालों के लिए तो आसान होगा ना, हमें कैसे नहीं पता होगा ये पार्टनर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि डोरमेंट ही होगा, दुनिया के लिए डोरमेंट होगा, दुनिया के लिए, दुनिया से यहाँ पे छुपा के रखा हुआ है, वो सीक्रेट है दुनिया के लिए। तभी पॉसिबल है कि हमें बिफोर डिसोल्यूशन भी नहीं पता है, तभी ये प्रोटेक्शन जो आप दे रहे हो उस पार्टनर को, ये उसी वाले केसेस में ही दे सकते हो, नोटोरियस वाले केस में नहीं दे सकते। और हमारा जो ये इनग्राम है ये नोटोरियस पार्टनर है, इस वजह से ये सबसेक्शन 1 एंड 2 से गवर्न होगा और लाइबल होगा। ठीक है, तो कोर्ट ने बोला कि आपका जो ये सारी की सारी बात है ना, ये बिल्कुल यहाँ पे लग नहीं रही है, बिल्कुल भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही। फरार वर्सेस डेल्फिन केस में जो भी हेल्ड हुआ वो करेक्ट माना गया उस टाइम के लिए और उस केस के लिए, ना उसको ओवररूल किया गया यहाँ पे, ना ही कॉन्ट्राडिक्ट करा गया। बस कोर्ट ने बोला कि तुम जो डायरेक्टली ट्राई कर रहे हो ना मैप करने की, सीधे सीधे मैच द फॉलोइंग करने की, एनालॉजी निकालने के लिए,
वैसा नहीं है, ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वाला ही केस है। एप्पल का एप्पल बनाने की कोशिश मत करो और सीधे सीधे सेक्शन पढ़ो। यहाँ पे पुराने केस को इस सेक्शन को कलर करने की कोशिश मत करो। सेक्शन की लैंग्वेज देखो ना। नाउ तो वी हैव सेक्शन 36 हमारे पास, पहले तो हमारे पास नहीं था, अब हमारे पास है। सेक्शन पढ़ो, सेक्शन की लैंग्वेज साफ साफ कह रहा है। उस लैंग्वेज से आप ये मत पढ़ो, कहीं से भी वो लैंग्वेज ये नहीं कह रही है कि वो सिर्फ डॉर्मेंट या रिटायरिंग पार्टनर की बात कर रही है। वो लैंग्वेज साफ साफ ये कह रही है, इट वुड बी रेड एज एनी पार्टनर who, not having been known to the person dealing with the firm to be a partner, retires from the firm is not liable for the partnership। मतलब कि यहाँ पे कोई भी पार्टनर जो नोटोरियस हो फॉर द वर्ल्ड, या आपके लिए भी ऐसे थर्ड पार्टी के लिए, या प्रोफाउंडली सीक्रेट भी रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हर पार्टनर को ये प्रोटेक्शन है सेक्शन 36 सब सेक्शन 3 में। अगर वो नोटिस देना भूल जाता है, नहीं देता है अपने रिटायरमेंट के बाद, तो और ऐसा कोई थर्ड पार्टी, ऐसा कोई क्लाइंट जिसने कभी उसको पार्टनर के तरीके से जाना ही नहीं था जब वो पार्टनर था भी बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो ऐसा क्लाइंट ये नहीं कह सकता बाद में कभी इफ ही गेट्स टू नो कि ये पार्टनर था और अब मैं इसे होल्ड लाइबल होल्ड करता हूं। वो नहीं कर सकता। यहाँ पे हर उस पार्टनर को प्रोटेक्शन मिल जाएगी ऐसे थर्ड पार्टी से जो उसको कभी पार्टनर के तरीके से जाना ही नहीं। सेकंड, कि आप जो टावर कैबिनेट करना चाह रही थी कि रेट्रोएक्टिवली, जस्ट बिकॉज उसका नाम था वो ओल्ड नोट पेपर पे 1948 जनवरी में, जो आप ये नाम आपको पता चला, यू गॉट टू नो दिस इन जनवरी 1948 कि वो कभी मेंबर था फर्म में, पर आपकी कभी उसे डीलिंग नहीं हुई, आपने कभी उससे मिला नहीं, आपने कभी उसको जाना नहीं। आपकी ट्रांजैक्शन जब ये हुई थी तब ओनली एज क्रिसमस वॉज मैनेजिंग द फर्म एज अ सोल प्रोपाइटर। तो अब आप ये रेट्रोएक्टिवली नहीं शो कर सकते, नहीं प्रूव कर सकते जस्ट बाय शोइंग दिस डॉक्यूमेंट जो उसके जाने के बाद क्रिएट हुआ। ये जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री थी, ये जो परचेज ऑर्डर था, ये बाद में क्रिएट हुआ। आप इससे शो नहीं कर सकते कि यू न्यू दैट पर्सन एज अ पार्टनर बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एंड थर्डली, आप जो अपरेंट मेंबर की बात कर रहे हो ना, कि दुनिया को तो अपरेंट मेंबर लगेगा वो, कि दैट मेंबर स्टिल कंटिन्यूइंग विद द फर्म, उनको तो ये लगेगा कि अपरेंटली ये भी इस फर्म के साथ है। ये जो नॉलेज है ये दुनिया के लिए नहीं है, ये नॉलेज है उस स्पेसिफिक क्लेमेंट के लिए जो ये क्लेम कर रहा है, वो थर्ड पार्टी जो ये क्लेम कर रही है कि भाई वो उसको जानती थी बिफोर डिसोल्यूशन। तो यहाँ पे जो एक्चुअल टेस्ट होगा उस वो क्लेमेंट की लेंस से होगा, जो ये क्लेम कर रहा है कि वो उसको जानता था। तुम बताओ कि क्या तुम उसको एक्चुअली जानते थे? आपकी एक्चुअल नॉलेज पर आपकी एक्चुअल नॉलेज पर डिपेंड करेगा। और ये आपको नॉलेज कैसे थी इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको भी वो नोटोरियसली पार्टनर की तरीके से आप उसको जानते थे, या आपको कभी डायरेक्टली किसी ने बता दिया कि यार ये पार्टनर है विद द फर्म, या आपको नहीं पता था वो सीक्रेट पार्टनर भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाउ यू गॉट दिस इंफॉर्मेशन कि दैट ही वॉज अ पार्टनर बिफोर डिसोल्यूशन। नॉलेज है, ये बता दो, ये प्रूव कर दो। नहीं है तो बात वहीं खत्म हो जाती है, वहां पे फिर प्रोटेक्शन उसको मिलेगा उस पार्टनर को। तो बेसिकली एक्चुअल टेस्ट होगा कि क्लेमेंट की नॉलेज के बेसिस पे, और ये जो एक्चुअल नॉलेज है डिसोल्यूशन से पहले ही होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है कि ये रिटायरिंग पार्टनर ने अपना रिटायरमेंट के बाद पब्लिक नोटिस नहीं दिया और आपको एज अ क्लाइंट ऑफ द फर्म, आपको डिसॉल्व होने से पहले, उसका रिटायरमेंट होने से पहले ही पता था कि वो पार्टनर है, फिर आपका ये कहना बनता है कि हमें तो पता ही नहीं था कि अब वो नहीं है, वी आर तो स्टिल कंटिन्यूइंग विद द फर्म, हमें क्या पता, हम तो उसकी रिप्रेजेंटेशन पे ही, हमें तो उस पार्टनर के साथ ही काम करना था, या तो हम उस पार्टनर की वजह से इस फर्म के साथ जुड़ना चाह रहे थे। अब ये पार्टनर कब चला गया हमें तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तब आपका ये कहना सही था। और फिर अगर आपको लॉस सफर होता है तो आप अब इसको लाइबल होल्ड करके अपना लॉस रिकवर कर सकते थे, लेकिन कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे एक्चुअल नॉलेज क्लेमेंट के ऊपर ही होगा। तो अब इस केस को समराइज कर लेते हैं। इस केस से हमें 3 टेक अवेज ये मिलते हैं कि फर्स्ट, होल्डिंग आउट से प्रूव करने के लिए लाइबिलिटी दिखाना जरूरी होगा कि उस पार्टनर को एक्चुअल नॉलेज है कि उसे रिप्रेजेंट करा जा रहा है, एज वेल एज उसको एक्चुअल उसका कॉन्सेंट है इस चीज के लिए। कोई केयरलेसनेस की बात देख के, कोई निग्लेक्ट की बात देख के आप कह दो कि ये उसका कंडक्ट से डायरेक्टली ही वॉज ट्राइंग टू शो दैट, ये नहीं होगा। सेकेंड, अगर आपको ये बताना है थर्ड पार्टी को, क्लेमेंट जो भी क्लेम कर रहा है कि हम इसको जानते थे एज ए पार्टनर, तो आप ये दिखाओ कि आप उसको पार्टनरशिप डिसॉल्व होने से पहले से जानते थे, दैट इज द कट ऑफ डेट। बाद में पता चला बाय एनी मीन्स अब आप आ जाओ, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आपने वो डील ही नहीं करा था उस पार्टनर के साथ, तो अब वो पार्टनर कभी छोड़ के भी चला गया पार्टनरशिप, तो इससे आपका क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो उनका हो सकता है ना जो जिन्हें पता था, जो डील कर चुके हैं फर्म के साथ।
और अब उन्हें उन्हें नोटिस नहीं मिलता है और फिर उन्हें बाद में एक बिलीफ में वो ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, दे लेटर गेट टू नो कि भाई वो पार्टनर तो वहां पे है ही नहीं। नुकसान तो उनका हुआ जिन्हें कभी पता ही नहीं था। अगर वो सीक्रेट पार्टनर कभी रहा भी हो शुरुआत से, या आपको ही नहीं पता, दुनिया के लिए नोटोरियस होगा, आप ही नहीं जानते थे उसको फॉर वट एवर रीजन, तो वो छोड़ के भी गया, तो आपका नुकसान कहाँ था? ना पहले था ना बाद में था। और जो ये पब्लिक नोटिस की आप जो बात कर रहे हो सेक्शन 36 में या इंडिया के सेक्शन 32 में, ये पब्लिक नोटिस बेसिकली उनके लिए है जो ऑलरेडी जानते हैं कि ये फर्म का वो पार्टनर है, उन्हें नोटिफाई करने के लिए था। और बाकी जो एएस क्रिसमस को उसने बोला ही था कि बाकी जो हमारे डायरेक्ट कस्टमर्स हैं उन्हें तुम डायरेक्टली बता देना, वो उसने किया नहीं। तो अल्टीमेटली यही हुआ था ना कि ना डायरेक्टली लोगों को पता चल पाया, ना ही पब्लिक एट लार्ज को पता चल पाया। बस ये वहां पे एक यहीं से सारा मेस क्रिएट हो गया था। लेकिन यहाँ पे वापस टेक अवे पे आ जाते हैं कि फर्क ही नहीं पड़ेगा जब आपने किसी को जाना ही नहीं। एंड थर्डली, कि वो जो अपेरेंट मेंबर की आप बात कर रहे हो, वो फॉर द वर्ल्ड टू नो है, फॉर दोज पीपल जो एक्चुअली उन्हें जानते हैं एज अ पार्टनर, कि अब उन्हें न्यूज मिल गई है कि अब ये इसके यहाँ पे काम नहीं करता है, तो ठीक है, वो अपना आगे समझ पाएंगे उस चीज को, आगे ऐसे अकॉर्डिंगली वो एक्ट करेंगे, अब उन्हें पता है। तो ये उनके लिए है। जिसने कभी जाना ही नहीं कि कोई पार्टनर पार्टनर था भी, जब आप ट्रांजैक्शन करने आए आपने उस पार्टनर को पार्टनर के तरीके से जाना ही नहीं, तो अब आपको बाद में पता चलता है, तो उससे आपका तो कुछ भी वैसे नुकसान नहीं हुआ, और आपने तो डील कभी किया ही नहीं उस आदमी के साथ, तो आप उसकी लाइबिलिटी नहीं होल्ड कर सकते उसकी इस फेलियर टू पब्लिश नोटिस वाली कंडक्ट से। सो आई होप ये केस आपको थोड़ा समझने में आसान रहा होगा इस वाली वीडियो में, क्योंकि ये केस ना बहुत इंटरेस्टिंग है और ये लेयर बाय लेयर यही सारी बातें जो आपको मैं यहाँ पे आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू, ये थोड़ा एक बार को समझने में टाइम लगेगा। तो ये केस ऐसा नहीं है ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, और अगर आप इसको ऐसे समझ कर चले जाओगे तो आप इसकी इंटरेस्टिंग बातों को अप्रिशिएट करने से आप लूज आउट कर जाओगे, और ये केस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टू टू अंडरस्टैंड। तो अगर यहां से समझ नहीं आएगा, आप इसको बाद में गूगल सर्च भी करके देखो, बट डू ट्राई टू रीड इट, क्योंकि आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि रेट्रोएक्टिव लॉ क्या होता है। हमें रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव लॉ तो पता ही है, यहां से वुड अंडरस्टैंड कि रेट्रोएक्टिव लॉ भी क्या होता है। तो ये सारी बातें तो आई विल बी डीलिंग इन द फर्दर वीडियोस, ये सब बातों को मैं लेकर आऊंगी आपको समझाने के लिए। बट यहाँ पे डू राइट इन द कमेंट्स अगर आपको ये केस समझ में आता है, कोई भी कंफ्यूजन है, आपको पास कोई अच्छे व्यू पॉइंट है समझाने के लिए, आपके पास कोई एड ऑन्स हैं, तो प्लीज राइट देम इन द कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई टू देम एज सून एज पॉसिबल। इसके बाद हम मिलते हैं नई वीडियो में नए केस लॉ के साथ, उसको अनकवर करते हुए। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।